जिंदगी का यह हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग जब अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। आदाब नाजरीन, सियासी जंग में आज हम लखनऊ के तहजीब व अदब के शहर में मौजूद हैं। यह है सियासी जंग, लेकिन है अपनों के बीच। और यही जमहूरियत की खूबी है कि यहां हम सब जब एक दूसरे के साथ वोट के लिए लड़ते हैं तो हम वोटों के बाद एक ही रहते हैं, क्योंकि यह मुल्क एक रहता है। यह मुल्क, इसकी तहजीब, इसका तमद्दुन, इसकी सकाफत, यह मुल्क की एकता और अखंडता के लिए जो है सब एक होकर वोट डालते हैं और मुल्क को मजबूत बनाते हैं, जमहूरियत को मजबूत बनाते हैं। तो इस सियासी जंग का यह मतलब नहीं है कि हम जंग आजमा हैं। हम वोटों के लिए अपने अपने मुद्दों के साथ, अपने अपने वादों के साथ, अपने अपने इरादों के साथ और अपने अपने कामों के साथ आवाम के बीच जाते हैं और आवाम से मालूम करते हैं कि देखिए हमने आपके लिए यह किया है और हमने आपके लिए यह करना चाहा है, तो क्या हम आपके हिसाब से आपके लायक हैं कि नहीं। और आवाम यह फैसला करती है कि कौन हमारी किस्मत का फैसला करने के लिए पार्लियामेंट में जाएगा, असेंबलियों में जाएगा। तो सियासी जंग का यही मतलब है। तो आज हम लखनऊ में, अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो एक खूबसूरत ये दरिया का किनारा है। धूप बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है और इस धूप की शिद्दत में भी हमारे दरमियान ये 5-6 अहम शख्सियात मौजूद हैं जो ये बताएंगी कि किस तरीके से यहां पर जो है इंतखाबात हो रहे हैं। न सिर्फ लखनऊ के इंतखाबात की बात करेंगे, हम पूरे मुल्क की बात करेंगे और यहां पर हर नेता के साथ कुछ उनके साथी भी आए हुए हैं। मेरी उनसे गुजारिश है, मैं आपके पास आऊंगा, आप सबको बोलने का मौका मिलेगा। आप पहले अपने नेताओं को बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं उमा शंकर पांडे साहब, जो कि कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं यहां बाद में आऊंगा, यहां पर मैं आपको जो अजीम इत्तेहाद दिखा रहा हूं, लेकिन मैं बाद में आता हूं। राकेश त्रिपाठी साहब भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम आपका खैर मकदम करते हैं। अनिल दुबे साहब राष्ट्रीय लोक दल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो महागठबंधन है, उसका ही ये भी हिस्सा है, लेकिन इनके बीच में यहां पे भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे साथ हैं अरविंद यादव साहब, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से हैं। आपसे बहुत सी बातें करनी है। तो दोस्तों, और मेरे साथ यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जागरूक, बहुत ही बेदार यहां पर ये हाज़रीन मौजूद हैं। मुख्तलिफ पार्टियों से हो सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम से पहले से ही जिस तरह बोल रहे हैं तो मुझे पता है कि इनको पता है कि आज इनको क्या बोलना है। ताहिरा हसन साहिबा भी यहां पे मौजूद हैं, बहुत सी जानी मानी शख्सियत है, हम सबका खैर मकदम करते हैं। और अब मैं आता हूं अजीम इत्तेहाद की जानिब। हमारे साथ मौजूद है जाने माने बहुजन समाज पार्टी की तर्जुमानी करते रहे, आपने न्यूज़ 18 उर्दू को इन पर बारहा देखा है, एम एस खान साहब, हम इनका खैर मकदम करते हैं। और डॉक्टर अजीज खान साहब जो तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, आप इसे हमारी मजबूरी भी समझ सकते हैं और ये किस्मत का खेल भी कह सकते हैं कि हमारे पास 5 ही पोडियम थे और इन दोनों ने कहा कि हम यहां पे अपने गठबंधन का मुजाहरा कर देंगे, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। राकेश त्रिपाठी साहब, लखनऊ की बात करें, राजनाथ सिंह साहब अगर देखा जाए साबिक वज़ीर आला रहे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कदावर नेता भी रहे हैं। अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उनको लखनऊ में एक तरीके से घेरने की सी कोशिश हुई है, क्योंकि महसूस ये किया जाता था कि यह सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सीटों में शुमार होती है। आपको क्या लगता है कि राजनाथ सिंह साहब को किस लिए लखनऊ के लोग जो हैं वोट देंगे? देखिए, घेरने की कोशिश हो सकती है, ये कोशिश ही घिर गई है। प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले हैं गठबंधन को या कांग्रेस को। ये लखनऊ का एक रवायत सी बन गई कि विपक्ष जब भी प्रत्याशी लेकर आता है तो अगले 5 साल वो प्रत्याशी दिखाई नहीं पड़ता, 5 वर्ष के बाद फिर नया प्रत्याशी खोज कर लाया जाता है। पूनम सिन्हा जी उत्तर प्रदेश से नहीं है, उनको खोज करके गठबंधन लाकर के अपने से चुनाव लड़ा रहा है। एक आचार्य प्रमोद त्यागी, उनको लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाम पर यहां लाकर के आज कांग्रेस पार्टी लड़ाने का काम कर रही है।
यानी कांग्रेस के पास और गठबंधन के पास आज कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई स्थानीय नेता नहीं है, कोई स्थानीय नागरिक नहीं है जो नुमाइंदगी कर सके उनकी पार्टी की, जो राजनाथ सिंह का मुकाबला कर सके। वास्तविकता में लखनऊ अटल जी की विरासत को लेकर के चलने वाला है। लखनऊ अटल जी का था, अटल जी का है और अटल जी का रहेगा। अटल जी की विरासत को लेकर के लालजी टंडन जी यहां से सांसद बने और उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने यहां से नुमाइंदगी की और पूरे देश में जो लखनऊ की पहचान बनी अटल जी के नाते, उसी पहचान को आगे बढ़ाने का काम राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्री के तौर पे किया है। आज लखनऊ में जो एक खुशनुमा वातावरण है, आज जो लखनऊ में एक सुरक्षा का एहसास है, आज जो लखनऊ की आबो हवा में नई नौकरियों के सृजन हुए हैं, इन सारी बातों के लिए लखनऊ की आवाम, लखनऊ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। डॉक्टर अजीज साहब और खान साहब, जिस तरह राकेश जी कह रहे थे कि उम्मीदवार नहीं मिला, अब देखिए यहां पर हम सब ने देखा कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब बिहार में पटना साहब से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो लखनऊ में अपनी बेगम को जो यहां पर उनके उसके लिए आते हैं, जब वो पर्चा दाखिल करती हैं, तो क्या, और उस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा कि अगर पत्नी धर्म निभा दिया हो तो पार्टी धर्म भी निभा दे, तो क्या वाकई, मैं अक्सर ये सवाल करता हूं, सिर्फ यहां के लिए नहीं करता, पूरे मुल्क में करता हूं, जो ये छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो जमीनी सतह से ऊपर आते हैं, तो क्या उनके साथ ज्यादती नहीं होती जब हम पैराशूट से कोई कैंडिडेट लेकर आते हैं? देखिए तहसीन भाई, सबसे पहला सवाल तो ये कि ये पैराशूट से नहीं है। देखिए, पूनम सिन्हा जी एक जानी मानी हस्ती हैं और उनका एक बड़ा वजूद है, और जिस तरीके से वो उन्होंने नुमाइंदगी करने के लिए लखनऊ में अपना पैर रखा है, हकीकत ये है कि लखनऊ की जनता में एक उत्साह है और बहुत उत्साह है। मैं कह सकता हूं कि राकेश जी बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त से आपने देखा होगा कि बीजेपी पूरी तरह से उसने लखनऊ जैसे शहर को, एक खूबसूरत शहर को कैप्चर कर रखा है। मेयर से लेकर के सांसद तक तब इनके रहे हैं, लेकिन काम के नाम पर आपने देखा सब जीरो है। आज जिस जगह पर आप खड़े हैं, आप एहसास कर सकते हैं, चारों तरफ आप कैमरा दौड़ाइए, इस काम को हमने किया, इसके बगल के काम को बहन जी ने किया। हकीकत यह है, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि सांसद से लेकर के मेयर तक एक लंबे अरसे से इनका रहा है, लेकिन काम के नाम पे मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 5 काम नहीं बता सकते हैं कि लखनऊ शहर में इन्होंने किया हो। सच यही है। हाँ साहब, आप इसमें कुछ जोड़ेंगे? नहीं, मैं जोड़ यही रहा हूं कि देखिए, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं जो रोड चल रही है, ये जो पुल चल रहा है, ये बहन जी ने बनाया है और इसको जो है अखिलेश जी ने बनवा दिया। आपने खुद ही कहा, देखिए खूबसूरत नजारा है। अब अगर लोगों को लगता है घोटाला, तो घोटाले में क्यों बैठे हैं? अपना घोटाले में आने नहीं चाहिए उनको। रोज यहाँ देखिए लाखों लोग आते हैं, यहाँ पर अपना एंजॉय करते हैं, और काम के नाम पर राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं किया। और देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कैंडिडेट नहीं मिला है, तो ये जरा बता दें कि जया प्रदा कहां से आ गई, ये जरा बता दें निरहुआ कहां से आ गया, ये जरा बता दें रवि किशन कहां से आ गए, ये जरा बता दें 2.5 किलो का हथौड़ा लेके वहां से सनी देओल कहां से आ गया। इनके पास हकीकत यह है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं कोई है। अगर इनके पास कैंडिडेट होते तो फिल्मी दुनिया, आज आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार, अरे आप पत्रकारों के ऊपर तमाचा है कि अक्षय कुमार हीरो जो है प्रधानमंत्री का इंटरव्यू ले रहा है। शर्म आनी चाहिए भाई, आपके पास तो शर्म आनी चाहिए। एक ऐसा आदमी, पत्रकारों की कमी हो गई कि पत्रकार नहीं इंटरव्यू ले पा रहा है। हमें तो खुश होना चाहिए, हमारे बीच में अक्षय कुमार भी पत्रकार बन गया, हमारी भी नौकरी पे खतरा आ गया है। पत्रकार नहीं रहेंगे, वो पत्रकार नहीं रहेंगे, वो फिर चले जाएंगे अपना फिल्मी दुनिया में। ताहिरा जी, मैं आता हूं आपके पास। ताहिरा जी, एक बात पूछनी है। ये जैसे जिस तरह बाहर से कैंडिडेट आ जाते हैं, वो चाहे देखिए खान साहब ने, जैसे खान साहब ने रवि किशन, नहीं वो आप देखिए, जैसे रवि किशन, सनी देओल, निर्वाहा, जैसे सनी देओल को देखा, शत्रुघ्न सिन्हा है, निर्वाहा है, ये इस तरह के जितने लोग आ जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी में आए, तो क्या ये जो आम कार्यकर्ता होता है, इन जैसा जो हर उसमें भीड़ लगाता है, उस कार्यकर्ता के साथ ज्यादती नहीं होती जब आप बाहर से कैंडिडेट लेकर आते हो? नहीं, बिल्कुल मेरा मानना है कि पार्टियां डिलीवर नहीं कर पाई, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। देखिए, पार्टियां आती है जाती है, जनता एक वोट से बदलती है अपने। जब पार्टियां आके सत्ता में होती हैं और वो गुड गवर्नेंस नहीं दे पाती,
2 करोड़ की नौकरियां नहीं जनरेट कर पाती, 15 लाख रुपया खाते में नहीं ला पाती, जब महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाती, कोई भी पार्टी आ जाए, अभी 5 ही साल का नहीं सभी का नहीं, लेकिन ये तो सभी पार्टी कर रही हैं, एक किसी एक पार्टी में नहीं, किसी एक पार्टी का नहीं है, ये तो सभी पार्टी कर रही हैं। उमा शंकर पांडे जी, ये जो हमारे पास आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब आए हैं लखनऊ में, तो क्या मतलब ये जो है ये क्या आपके पास लखनऊ में वाकई उम्मीदवार कम थे या नहीं थे, या उत्तर प्रदेश में कोई इतना मजबूत उम्मीदवार नहीं था जो इनका मुकाबला कर सकता? देखिए, इस बात को इस तरीके से समझना होगा कि राजनाथ सिंह जी यहां से चुनाव लड़े और वो चंदौली के रहने वाले हैं, इसके पहले वो गाजियाबाद से चुनाव लड़े थे। पूनम सिन्हा जी बिहार की रहने वाली हैं और प्रमोद कृष्णम जी उत्तर प्रदेश की ही धरती से हैं। अगर डिस्टेंस नाप लिया जाए तो वो बुलंदशहर के रहने वाले हैं और वो चंदौली के रहने वाले हैं। डिस्टेंस देख लिया जाए कि लखनऊ में कौन नजदीक है। प्रमोद कृष्णम जी आए हैं नफरत को मोहब्बत से जीतने, लेकिन जो लोग यहां पर इस राजधानी लखनऊ को तमाम स्वर्ग जैसी सृष्टि की शुरुआत करने वाली बात करते थे, आज लखनऊ का हाल क्या है वो मैं बता दूं कि पूरे विश्व के सबसे गंदे शहरों में लखनऊ 6ठे स्थान पे है। ये करने आए थे राजनाथ। ये बात नरेंद्र मोदी जी का बनारस विश्व के सबसे गंदे शहरों में 3रे स्थान पे है, ये बनाने आए थे राजनाथ सिंह जी। और मोदी जी बनारस और लखनऊ को, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा है, उसको नफरत में बदलकर वोट की राजनीति करने वाले लोगों को लखनऊ इस बार जवाब देगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कह रहे हैं राकेश जी, ठीक है, ये कह रहे हैं कि मतलब राजनाथ सिंह जी भी जो है लखनऊ से नहीं है, लेकिन लखनऊ की नुमाइंदगी करते रहे। देखिए, लखनऊ तो इस रवायत को रहा है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जो लखनऊ का आया वो लखनऊ का होकर रह गया। मेरा तो पूनम सिन्हा भी हो गई लखनऊ की, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हो गए लखनऊ के। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि वो चुनाव हारने के बाद 5 साल तक लखनऊ के बने रहे। पिछली बार जो इनके कैंडिडेट हार गए थे वो उसके बाद लखनऊ के बने रहते। ये बार बार हर चुनाव दर चुनाव जो पर्यटक के तौर पर आते हैं, इस पर आपत्ति है। वो बने रहे ना, अगली बार लड़े ना चुनाव। संकट ये है कि जो एक बार चुनाव लड़ता है वो अगली बार गधे के सींग की तरह गायब हो जाता है। आप लोग हरा देते हैं? नहीं, हरा दे, ये तो जनता हराती है। और जनता के मुद्दों को एड्रेस करने वाला, जनता के स्वाभिमान को बढ़ाने वाला जो व्यक्ति होगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। और जनता के स्वाभिमान को, लखनऊ के स्वाभिमान को ऊंचा करने वाले राजनाथ सिंह जी हैं, इसलिए राजनाथ सिंह जी के साथ जनता खड़ी है। ठीक है। अरविंद यादव जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया है क्या? देखिए, जो लोहिया पार्टी या बनी है, या लोहिया जी के विचारों पे, गांधीवादी विचारों और चौधरी चरणवादी विचारों की पार्टी है। लोहियावादी विचारधारा खत्म हो रही थी, इसलिए माननीय श्री शिवपाल सिंह जी ने यह काम किया कि लोहिया जी, गांधी जी और चौधरी चरण जी के विचार बनी रहे। दूसरी चीज, जहां तक पैरासूट का सवाल है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रत्याशी अपना जन्म प्रमाण पत्र बना करके नहीं घूमते हैं कि हम देखो यहीं जन्मे हैं। दूसरी चीजें, इस पार्टी वो तो सबके पास आजकल आधार से लिंक हो गया है, लेकिन क्या राजनाथ सिंह यहाँ जन्मे हैं क्या? दूसरी चीज बता दिया उन्होंने। इस पार्क की जो बात है, रिवर फ्रंट की जो यह बात है, सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ, शिलापट पहले देख लीजिएगा। और ये भी आपको बता दूं, यह सिंचाई विभाग से जुड़ी हुई सवाल है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की बनाई हुई ये ओवर ब्रिजें हैं, यहाँ से इधर तक माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बना के दिया है। और इसको जलकुंभी करने का काम, योगदान राकेश जी के पार्टी का है। और पीछे कैमरा दिखा दीजिए, जंगल किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। दूसरी चीज, एक चीज बहुत जमीन से जुड़ी मुद्दा, मैं चाहूंगा कि आप कैमरा घुमाइए और लखनऊ के शिक्षा का स्तर दिखा दीजिए। वो बच्चे सामने देखिए, बच्चे सामने पढ़ रहे हैं धूप में, उनका शिक्षा का स्तर दिखा दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दिखा दीजिए। ठीक है, हम उनके पास जाएंगे। अनिल दुबे जी, राष्ट्रीय लोकदल, जब हम यहाँ लखनऊ में आते हैं एयरपोर्ट पे, चरण सिंह जी की बहुत बड़ी प्रतिमा जो है वो सबका स्वागत करती है, इस्तकबाल करती है। लेकिन चरण सिंह जी की जो सोच थी, जो फिक्र थी,
वो मगरबी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा अंदर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ क्यों नहीं जा पाई है? देखिए, चौधरी चरण सिंह देश के किसानों के नेता थे, कोई वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता नहीं थे। किसानों के एकमात्र रहनुमा थे और किसानों को इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में संगठित करने का काम किया, किसानों को सत्ता की मेड़ तक पहुंचाने का काम किया था। आज जो सरकार है केंद्र, ये चौधरी चरण सिंह की क्या नाम तो लेते हैं, ये जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी गए तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम तो लिया, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने कहीं सम्मानित करने का काम नहीं किया। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए था, इन्होंने नहीं भारत रत्न देने का काम नहीं किया। यहाँ पे तो हमेशा अजीत सिंह साहब जो है, अजीत सिंह साहब जो थे वो हमेशा किसी न किसी सरकार का हिस्सा रहे, उन्होंने ये डिमांड क्यों नहीं की? क्योंकि वो सेंटर में जो भी गवर्नमेंट रही है उसका हिस्सा रहे हैं। नहीं, चौधरी साहब रहे सरकार में, लेकिन लोकतंत्र में जितनी ताकत होती है उतनी तेजी से आवाज सुनी जाती है। आप चौधरी साहब के हमदर्द बनते हो, आप चौधरी साहब को कहते हो कि हम उनका बड़ा सम्मान कर रहे हैं। 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष की कार्यकाल में एक भी दिन किसी भी चौधरी चरण सिंह के किसी जन्मदिवस आपको लगता है कि अब गठबंधन के साथ आ जाने में काम हो जाएगा आपका? गठबंधन हमारा मजबूत है। ठीक है, यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा एक वक्फा। आप देख रहे हैं कि ये लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, मेरा पसीना देखिए, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम लौट कर आएंगे इस वक्फे के बाद। दुआ को हाथ उठाए हुए सारे लोग ये जानते ही नहीं है मजार किस। सियासी जंग में एक बार आपका फिर खैर मकदम है, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। नाज़रीन, आज हम सियासी जंग में रिवर फ्रंट पर हैं, यहां पर लखनऊ में हैं, हमारे साथ ये 6 अहम शख्सियात हैं। यहां देखिए आप गठबंधन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर जनता का गठबंधन नीचे मौजूद है, आवाम मौजूद है। हो सकता है ये अलग अलग पार्टियों से हो, लेकिन इनकी सोच जो है वो अपनी पार्टी के हिसाब से है या आवाम के मुद्दों के हिसाब से है। हम इनके बीच में जाएंगे और इनसे सवाल करेंगे। जी सर, एक हमारा सवाल है भैया से, प्रवक्ता जी से, लोहिया पार्टी के जो हैं, कि उन्होंने जैसे कहा कि बच्चे बेचारे धूप में पढ़ रहे हैं, तो हमारी माननीय मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार चल रही है। आप जाके देखिए प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक मतलब वार्ड में आप जाके देखिए, हर केंद्र में जिस हिसाब से बच्चे स्कूल में, उस हिसाब से बच्चों को स्कूल में पैसा गया है कि विकास के लिए। अब चलिए, ये विकास हुआ है बच्चों का। पहले जब अखिलेश जी की और मान लीजिए भतीजे चाचा जी की सरकार थी, तो बच्चे जाते थे कीचड़ों से, गिर जाते थे, चोट लग जाती, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अब चले, ये रोड बन गई है, दीवारें उड़ गई है, पूरी दीवार खूबसूरत, जो अंदर टूटा फूटा, जाके देखिए जो स्कूल हाई फाई स्कूलों में बोर्ड लगे होते हैं जिससे मार्कर से लिखा था, वो स्कूलों में बोर्ड हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगी है। क्यों लगी? कि बच्चे ढंग से पढ़ सके, उनको अच्छी शिक्षा दे सके। वेरी गुड। चलिए जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब चुनाव आता है तो ये हिंदू मुसलमान जातिवाद, और मोदी जी वहां से आए हैं, वो वहां से आए हैं, जो भी चुनाव लड़ता है वो भारतीय नागरिक है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं होना चाहिए। इसने जातिवाद और धर्म की बात की। जातिवाद धर्म मैं रोज टीवी पे देख रहा हूँ। कर नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन कहता है कर नहीं सकते। मैंने देखा है, प्रज्ञा ठाकुर बोल रही है, लगातार बोल रही है, और वक्ता बोल रहे हैं। वार्निंग दी गई है उनको? कोई वार्निंग का असर नहीं है, खुलेआम जो है चुनाव आयोग का उल्लंघन किया जा रहा है, आचार संहिता को, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनाव जो है विकास पे जीतना चाहिए, न कि जातिवाद धर्म पे जीतना चाहिए, एक दूसरे पे टिप्पणी करके। प्रॉब्लम बताइए इस इलाके की, प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने यहाँ लखनऊ में विकास किया है, उस विकास के सामने न सपा, बसपा और कांग्रेस, इन तीनों के पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं था। इसी वजह से ये सब झुंड में एक हो रहे हैं, और इनको पता होना चाहिए कि झुंड में एक होने से ये शेर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये बात हो गई। जी मुनव्वर भाई, ताहिरा जी ने एक सवाल किया। ताहिरा जी ने, एक मिनट, आप अपनी जगह रहिए, आ रहे हैं यार। मैं गौरव उपाध्याय, ताहिरा जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने कहा कि 2 करोड़ रोजगार की बात करेगी, और दिए नहीं गए। नहीं, इनसे बात कीजिए। मैं कांग्रेस जी के जो प्रवक्ता जी हैं, उमाशंकर जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपकी रोजगार की परिभाषा क्या है? 5 साल बाद, जो 5 साल पहले की अगर बात करें, स्विगी, ओला, उबर और जोमेटो नाम की जो कंपनियों में लोग काम, मैं आप लोगों के पास, सबके पास आऊंगा। आप जवाब सोच के रखिए, जो सवाल कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास। महिला शक्ति सर,
पूरे प्रदेश में महिलाओं के प्रति लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही, तो इन्होंने महिला की सुरक्षा के लिए क्या किया? महिला सुरक्षा के लिए क्या किया? रोज महिला सुरक्षा, राकेश जी आपके पास आऊंगा। यहाँ पे जी 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 महिला सुरक्षा बहुत अच्छे से बढ़ी है मोदी जी के सरकार में, ये तो लोग भूल ही जाए, पहले बहुत बेकार थी। और मैं गठबंधन से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब मायावती जी आती है वो अखिलेश जी के प्रोजेक्ट बंद कर देती हैं, जब अखिलेश जी आते हैं मायावती जी के प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं, ये लोग साथ में काम कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट बंद नहीं होना चाहिए, जो एक बार शुरू हो जाए, एक बार शुरू हो गया और दूसरों के बनाए हुए प्रोजेक्ट पे अपना थप्पा नहीं लगाना चाहिए। थप्पा लगाए या ना लगाए, पर जिसमें आधा पैसा लग गया एटलीस्ट उस काम को पूरा करो। पर ये लोग बस ऐसे ही करते हैं कि सब एक है, सब एक है, मिले हुए अरविंद केजरीवाल गठबंधन नहीं नहीं। ओके जी मैम जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि औरतों के लिए कोई भी पार्टी क्या काम करती है, वोट तो सब मांगते हैं, लेकिन औरतों के लिए कोई सुन लीजिए वो क्या करेंगे? अब जो आने वाले लोग हैं जो चुन के आएंगे ना, वो कितने परसेंट औरतों को असेंबली में जगह देंगे? राज्यसभा में, लोकसभा में, कहाँ कितने परसेंट उनको देंगे? और दूसरी एक चीज मुझे ये कहना है कि करप्शन और खासकर औरतों के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी हमारे साथ एक हादसा है। नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रही है या पूरे मुल्क में? देखिए, पूरे मुल्क में करप्शन बढ़ा है, करप्शन तो पूरे मुल्क में बढ़ा है, ऑल ओवर आप डाटा उठा के देख लीजिए। ठीक ठीक जी। मूलभूत सुविधाओं के लिए मैं बता दूं आपको, पहले जो भी पुराने या कहीं भी रहे होंगे मोहल्लों में, पहले पानी के लिए लाइन लगती थी, लाइन पीने, मैं भी लगाया हूं, पीने के पानी के लिए लाइन लगती थी। आज हर वार्डों के हर गलियों में सांसद के उससे, पार्षद के उससे, सभी गलियों में टंकी लगाई गई है, मूलभूत सुविधाओं के लिए पानी मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, सब जगह टंकियां लगी है, समरसेबल पंप लगा है। ठीक है, गैस के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ रही है, किसी भी ऐसी मूलभूत सुविधाओं के लिए। और सुनिए, लाइट के लिए हम लोग भी लाइट के लिए शाम को प्रदर्शन तक किया है और लाठियां तक खाई हम लोगों ने। आज लाइट के लिए हमको लाइन नहीं लगाना पड़ रहा, प्रदर्शन नहीं करना पड़ रहा। ठीक ठीक जी। मेरा एक आपसे अनुरोध है कि कभी भी जो भी यहाँ पे आकर के अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं वो पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि चुनाव आने के पहले ही महिलाओं के अंतर्वस्त्र में जब वो झांकने लगे हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो आप सोचिए महिलाओं की स्थिति क्या होगी। दूसरी बात, आप चाल चरित्र और चरित्रहीनता का प्रमाण लिए हुए ऐसे पार्टी के प्रत्याशियों को यहाँ मत बुलाएगी। उन्होंने कहा मेरा जो उनका स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट का गलत इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा स्टेटमेंट का गलत इस्तेमाल हुआ जी। हाँ, कोई क्यों नहीं बोलता है? बैठ के बोलो शाबाश। माननीय योगी जी ने अपने सांसद रहते हुए एक पत्र लिखा था, माननीय राजनाथ सिंह जी ने पत्र लिखा था पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग लाठियां खाते हैं, दिल्ली तक लाठियां खाते हैं। पुरानी पेंशन संघर्ष करने के बावजूद आज इनकी यहाँ राज्य में भी सरकार है, इनकी केंद्र में भी सरकारी कर्मचारी होकर आप इस तरह के प्रोग्राम में आ सकते हैं? बिल्कुल आऊंगा, मैं अपनी बात रखने के लिए पूछ रहा हूं। अखिलेश यादव, आप कैसे कह रहे हैं आप सरकारी कर्मचारी नहीं है कह रहे हैं? मैं सरकार। चलिए जवाब लेते हैं। आइए, चले आप जवाब ले लें। और आप देखिए, प्रोग्राम को मजे से देखिए ताकि लोग देखें, अच्छा लगे, आपकी बात भी दुनिया तक पहुंच जाए, हमारा भी काम हो जाए, आपका भी काम हो जाए और देश का नाम हो जाए। ठीक है जी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने उपलब्धि बताया, बसपा ने उपलब्धि बताया कि ये रिवर फ्रंट इनकी उपलब्धि है, बगल में अंबेडकर स्मारक इनकी उपलब्धि है। अंबेडकर स्मारक जब बनना शुरू हुआ था, केवल 100 करोड़ रुपए अलॉट किए थे, तब मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि यह अय्यासी का अड्डा है। और मायावती जी बहुत नाराज हुई थी, 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस पर। और इस जो रिवर फ्रंट पर है, आज ईडी की जांच रही है, सीएजी ने अपनी जांच में माना है कि इसमें घोटाला हुआ है, विजिलेंस की जांच में लोकायुक्त। देखिए, मोदी जी आ गए, मोदी जी आइए, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए भाई, आइए मोदी जी आइए, मोदी जी आ गए भाई, मोदी जी आ गए, आइए मोदी जी क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे 2 मिनट का समय दें, मैं अभी आया हूँ। हाँ 2 मिनट में मैं। चले मोदी जी को पानी पिलाइए, तब तक हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए एक बात समझे आप तहसीन भाई। तहसीन भाई, बहुत सीधी सी बात कि देखिए, अभी राकेश जी को मैं सुन रहा था और बहुत सारे लोग, हमारे साथियों ने सवाल जवाब किया, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे क्योंकि इनकी सोच क्या है कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। हकीकत ये है कि ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। देखिए, इन्होंने कहा, साहब देखिए, लोग
जनता ने सवाल किया, जनता ने सवाल किया, वो सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये उनको बहका रहे हैं। 303 सीट पर अब तक चुनाव हुआ है, लेकिन ये नहीं बता सकते। बीजेपी आज ये कंफ्यूज है कि किस सीट पर ये कहे कि यहां पर ये जीतेंगे। हकीकत ये है आधे से ज्यादा वो तो कोई भी नहीं कह सकता। वो तो 23 तारीख को पता चलेगा। वो तो 23 को पता चलेगा। 23 को पता चलेगा। अरे इंपॉर्टेंट बात देखिए, खाता खोलने की स्थिति नहीं बन पा रही है। खाता खोलने की स्थिति नहीं बन पा रही है। खाता खोलने की स्थिति नहीं बन पा रही। देखिए, जो सरकार सत्ता में होती है, वो जो वादे करके आती है, उस वादे पर ही चुनाव होना चाहिए। उस वादे पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं। इन्होंने क्या कह दिया, बजरंग बली अली कह दिया, अरे हिंदू मुसलमान कर दिया, कब्रिस्तान और शमशान कर दिया। अरे भाई आप देखिए, कल को योगी आदित्यनाथ जी एक भी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। सिर्फ बजरंग बली अली के नाम के अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। आपने बजरंग बली को दलित बता दिया, आपने बजरंग बली को मुसलमान बता दिया, आप बजरंग बली को जाट बता दिया। ये बजरंग बली जो है भगवान राम के भक्त थे। ये बजरंग बली गदा उठा करके वोट के माध्यम से ये भाजपाइयों का सफाया कर देंगे। ये चले जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? देखिए, अहमद खान साहब इस बात को नहीं बताएंगे कि मायावती जी एकमात्र अकेली नेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर मंच से इस बात का ऐलान किया कि सारे मुसलमानों एकजुट होकर के गठबंधन को वोट करो, और इसी नाते इलेक्शन कमीशन ने उनको बैन करने का काम किया। वास्तविकता में मैं दावे से कह रहा हूं, भाजपा के एक भी नेता ने कहीं भी हिंदुओं को एकजुट होने की कोई बात नहीं कही, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास न कहते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। चलिए एक मिनट, उमाशंकर पांडे साहब ये बताइए, आपके पास क्या इश्यूज हैं जिनको लेके आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब जो हैं यहाँ मैदान में आए हैं? क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं? जैसे मुझसे किसी ने बताया कि यहाँ पे जरदोजी के जो कारीगर हैं, चिकनकारी के जो कारीगर हैं, वक्त इमलाक है, उनका भी मसला है। उसके अलावा जो साफ सफाई का बहुत मसला है। लोग कहते हैं कि कुछ सड़कें ही बनाई जाती हैं जिन पे से वजीर गुजरते हैं, बाकी सड़कों को छोड़ दिया जाता है। आज हमारे चैनल पे भी लोग बोल रहे थे, क्या ये सही है? देखिए, निश्चित रूप से जो विकास की मूल अवधारणा है भारतीय जनता पार्टी उस पर पूरी तरीके से फेल हुई है। निश्चित रूप से युवाओं के लिए, जिन युवाओं ने प्रचंड बहुमत देकर मोदी जी की और योगी जी की सरकार बनाई, उन्हीं युवाओं को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नेशनल जो एनएसएसओ का डाटा है उसको छिपाने की कोशिश की गई, नतीजा 2 बड़े अधिकारियों ने रिजाइन कर दिया गया। आरबीआई का जो डाटा है वो भी लगातार इन्होंने छिपाया। काला धन की बात आज नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। जीएसटी की बात आज ये लोग नहीं करते। बेरोजगारी की अभी मित्रों ने परिभाषा पूछा, प्रधानमंत्री जी की परिभाषा है रोजगार का कि नाली गैस लगाओ और पकौड़ा तलो। ठीक है, मतलब आप ये कहते हैं कि देखिए आप लोग नोटबंदी की बात नहीं कर रहे, जीएसटी की बात नहीं कर रहे, जो असल मुद्दे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, पुलवामा की तरफ चले जाते हैं, स्ट्राइक की बात करने लगते हैं। असल मुद्दे जो है 5 साल की आपकी कारकर्दगी उसकी बात नहीं होती। वहां से एक सवाल आया था कि जो पेंशन स्कीम जो खत्म हुई थी उसको चालू करेंगे आप लोग आने के बाद के नहीं? देखिए, असल मुद्दा है इसी लखनऊ के कचहरी में बम ब्लास्ट हुआ था, और बम ब्लास्ट के बाद उन आतंकियों को छोड़ने की सिफारिश समाजवादी पार्टी की सरकार ने की थी। यह असल मुद्दा है कि आज देश में बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, आज संकट मोचन पे बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ताकत है। और आज अगर नोटबंदी के इश्यू पर सपा बसपा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में खूब वोट मांगे थे, और परिणाम क्या हुआ? 325 सीटें देकर भाजपा के पक्ष में जनता ने बता दिया कि नोटबंदी देश के हितकर है, देश के लिए जरूरी है। नोटबंदी हो या जीएसटी, अर्थव्यवस्था आज 6ठे नंबर तक पहुंची है, तो वो हमारे सकारात्मक प्रयासों का। बेरोजगारी आज देखिए 17 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा बैंक योजना के तहत लोन देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का जो चिकन की कारीगरी थी इसी लखनऊ की, इस प्रकार के तमाम जो कौशल विकास के काम थे उसको हमने बढ़ाने का काम किया। 1200 बहुत सीधी सी बात है। देखिए, लगातार गुमराह कर रहे हैं कि अभी तमाम साथियों ने पूछा, जो सवाल किया, सवाल पे जवाब देने के बजाय ये इधर उधर गुमराह कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आज तमाम नौजवान बैठे हैं ऐसे, आप देखिए जिनको नौकरी नहीं मिली है, अभी काला धन, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चा। ये बताइए, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं सत्ता में बैठे उन दुराचारियों के खिलाफ है जिन्होंने देश की जनता के साथ अन्याय किया, अपमान किया, अत्याचार किया।
फर्जी राष्ट्रभक्ति, फर्जी देशभक्ति पे कहीं न कहीं देश की आवाम को गुमराह करने का काम किया, पिछड़े दलित, मुसलमान, नौजवानों, किसानों को ठगने का काम किया। हमारी पार्टी इन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रही है। और जो सवाल इनका था, मैं जनता का जो सवाल आया उस पे भी, पुरानी पेंशन की आपने अगर उनको नहीं पता है, हमारी घोषणा पत्र उठा के देख ले, पुरानी पेंशन का जिक्र हमने किया है, किसी पार्टी की घोषणा पत्र में नहीं है। दूसरी चीज है, जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा पे जो इन्होंने सवाल किया है, मैं बता दूं आपको कि कहीं न कहीं आज प्राइमरी स्कूलों में सांडों का अड्डा बन गया है, न कि शिक्षा के लिए कोई। नहीं, ये बताइए, आप लोग मुलायम सिंह के परिवार के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ते? जिसने माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को चैलेंज किया कि शिवपाल सिंह यादव जी 500 वोट नहीं पाएंगे, उनको उसके चैलेंज को माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने एक्सेप्ट किया। और उन लोगों ने जिन्होंने परिवार और पार्टी तोड़ा, भाजपा से कहीं न कहीं अंदर तक खाने से हाथ मिला करके पार्टी। मुलायम सिंह के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, अखिलेश जी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, डिम्पल जी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, परिवार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। देखिए, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जानते हैं परिवार और पार्टी क्या होती है। जिन्होंने चैलेंज किया उसके खिलाफ लड़ करके। और उधर देखिए, उधर वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं। कैमरा उधर आइए, देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर। देखिए कहां तक आ सकते हैं आप, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, कहां तक आ सकते हैं, देखिए आइए मेरे साथ, इधर बच्चे पढ़ रहे हैं। सर आप आएंगे, सर इधर आइए। ये आप यहां क्यों पढ़ा रहे हैं? सर कोई जगह नहीं मेरे पास पढ़ाने की, मैं 4.5 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ। 4.5 साल से? आप रहते कहां पर है? लखनऊ का ही हूँ सर मैं। ये बच्चे कौन है? इस्लाम एरिया के हैं सर, जो बच्चे बलून बल बेचते हैं। तो ये कितनी देर आपके पास आते हैं? 4.5 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे से पढ़ते ही हैं। सरकार की से आपने मदद की गुहार लगाई किसी से? नहीं सर, एक्चुअली एनजीओ सर सब कुछ अवेयर है, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, आपने दूसरे लोगों से, दूसरे लोग आपके साथ आए कि नहीं आए? नो सर। बच्चों सर कैसा पढ़ाते हैं, हाथ उठा के बताओ। अच्छा पढ़ाते हैं? तो आप इनको क्या क्या पढ़ाते हैं? सर बेसिक एजुकेशन। ठीक है, आप वोट देंगे? बिल्कुल। कैसी सरकार लाएंगे? सर जो एक्चुअली जो लोअर कास्ट वाले, जो मतलब जो बच्चे हैं, जैसे ये बच्चे हैं, जो एजुकेशन पे और जो महिलाओं पे, सेफ्टी पे ध्यान दें। मुझे और किसी से और कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, गरीब गुरबा बच्चे तो हर कास्ट में है, लोअर कास्ट में क्या, वो तो बड़े उसमें भी हैं। सर कहने मतलब ये है कि जो आजकल देश में सबसे ज्यादा वुमेन के लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, सेफ्टी नहीं है, रात को बाहर निकल नहीं सकती, तो जो उनकी सेफ्टी ध्यान देगा, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छी बेहतर सरकार वही होगी। तो आप चाहेंगे कि अच्छे लोग चुनकर आए जो इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है बेहतर कर सके? बिकॉज जब तक सर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, बाकी चीजें फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। ठीक, वेरी गुड। चलिए सर, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से आपको नेक ख्वाहिशात है। चलिए राकेश जी, हमने ये बच्चे देखे यहाँ पर, मुझे लगता है कि ये कह रहे हैं कि रोजाना ही आते होंगे। क्या रोजाना आते हैं यहाँ पर? यही रोजाना पढ़ाते हैं इसी वक्त? इनकी जिंदगी बदलने की जरूरत है कि नहीं? देखिए, और इस तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया? नहीं, देखिए एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, इस सियासत से परे होकर के। देखिए, समाज हमेशा ऐसे सज्जन लोगों के प्रयासों से ही आगे बढ़ता है। सरकारें कभी भी इसका दारोमदार नहीं ले सकती हैं कि कोई सरकार समाज को परिवर्तित कर सकती है। समाज ही आपस में से अच्छे लोग निकलते हैं और समाज को परिवर्तित करने का काम करते हैं। ऐसे नौजवानों का साधुवाद और ऐसे नौजवानों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार से जो भी अपेक्षा इनकी होगी, सरकार निश्चित तौर पर करने का प्रयास करेगी। लेकिन ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मीडिया को भी आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों को दिखाना चाहिए कि ऐसे प्रयास सब मिलकर के करेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन होगा। हाँ जी। आरटीआई के मुताबिक 1,71,000 टीचर्स की कमी है प्राइमरी स्कूलों में। और प्राइमरी स्कूलों की यह स्थिति है कि वहां पर टीचर नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं है, और हालात यह है कि वहां पर गाय और भैंस बांधी जाती है। अब देखिए, अभी डीएम और एसपी, अभी एक रिपोर्ट आई थी, हकीकत यह है कि जब टीचर नहीं है तो वहां पर बच्चा कैसे जाएगा। ये है इनका विकास का मॉडल। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है, बच्चे जिनके अंदर छत नहीं है तो जाहिर सी बात है वो चौराहों पर बैठकर पढ़ेंगे। ये है उत्तर प्रदेश के विकास का मॉडल। लेकिन ये तस्वीर नाज़रीन पूरे मुल्क की है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर हो। कुछ अच्छे लोग काम करते हैं, कुछ दीगर लोग जो करते हैं। मोदी जी, अक्षय कुमार से आपका इंटरव्यू कैसा रहा, और आप लखनऊ में कैसे? देखिए, 4.5 वर्षों तक
भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने सेवा की थी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लखनऊ से मैं प्रत्याशी था। मेरा नामांकन निरस्त कर दिया गया। अब की बार ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो लोग खड़े हैं वो जीत करके आ रहे हैं। मैं आपसे बताऊं और मैं 26 तो निर्दलीय की सरकार बनेगी सबकी। 26 तारीख को इंडियन नेशनल लीग की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया हूं। वाराणसी से पर्चा भरने जा रहा हूं। चलिए, और कुछ नहीं कहना आपको देश की स्थिति के बारे में? ऐसा है, मैं ये एक बात कहना चाहूंगा, मोदी से बीजेपी है, बीजेपी से मोदी नहीं है। वो अवतार पुरुष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं आप। अरे हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जुमले के खिलाफ, भारतीय जुमला पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूं, मोदी जी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं। लीजिए राकेश जी, इन्होंने क्या की बात कह दी। मैं आऊंगा, अब तक आऊंगा। कौन कौन रह गया? हाँ, नहीं, क्या हो गया कि इतनी देर में मुझे ये पता चल गया कौन किस किस पार्टी का है। अगर आप लोग खामोशी से बैठे रहते तो काम बहुत आसान हो जाता। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राकेश भाई जो खड़े हुए हैं, इन्हीं ने ये बात, इनकी पार्टी ने ये कहा था कि हम मुसलमानों के एक हाथ में कुरान शरीफ देंगे और एक हाथ में कंप्यूटर देंगे। लेकिन 5 साल में जिस तरीके से सारी आवाम जो है उनका दिल बिल्कुल खट्टा हो गया और उनके सपने जो है वो सपने ही रह गए। नहीं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने तो काम अच्छे किए। नहीं, आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर हज का कोटा 2 लाख कर दिया। सर आप देखिए कि मदरसों को जोड़ दिया गया। खाएंगे यहाँ की, अब खाएंगे किसी और की। हम क्या चाहते? मुझे आजाद करो। नहीं, मुझे आजाद करो। राकेश जी, अच्छा सुनिए राकेश जी, ये जो है सब एक तरीके से घेर लेते हैं और ये जागरूक हो गया है जनता। ये जनता अभी मुझे घेर रही है, कल को कहीं नेताओं को ना घेरे, इसलिए इनको आपस में उलझा के रखा जाता है। हाँ, देखिए ये वो जगह, देखिए राजनाथ सिंह जी ने एक काम बहुत अच्छा किया कि नजफ के लिए उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट दे दिया यहां से। और हाँ, नहीं, देखिए वास्तविकता में 2014 से पहले 2013 का अगर आंकड़ा देख लीजिए तो 2013 में अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री के लिए 600 करोड़ का बजट था। मैं जो बातें कह रहा हूं वो मोबाइल पे गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। आज अब तक का अल्पसंख्यक का सबसे बड़ा बजट अगर देने का किसी ने काम किया है 3100 करोड़ से ज्यादा का, तो वो नरेंद्र मोदी जी। एक परेशानी हो रही है, जो मदरसे के बच्चे हैं उनकी मार्कशीट जो है पासपोर्ट ऑफिस में अप्रूव नहीं हो रही है। पहले उनकी मार्कशीट से उनका पासपोर्ट बन जाता था, ऐसा उसमें क्या रोक लगा दी? मार्कशीट तो यहीं की है। देखिए उत्तर प्रदेश में मदरसों के नाम पर जितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था उसको योगी सरकार आने के बाद हमने रेगुलराइज करने का काम किया है। 4 लाख बच्चों के नाम डिलीट हो गए जैसे ही हमने ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य किया। वास्तविकता में मदरसों के नाम पर फर्जीवाड़ा करके वजीफा की राशि खाई जाने का काम कर रहे थे, हमने उसको बंद करने का काम किया क्योंकि इमामों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं बहुत से। नहीं, देखिए कौम का मुस्तकबिल ठीक करने के लिए ईमानदारी से, ईमान से जो पैसा आज केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया है वो लोगों के खाते तक पहुंचे, लोगों की राशि तक पहुंचे, यह प्रयास हमने शुरू किया। जी सर, देखिए आप देख रहे हैं कि बातों में कितना माहिर है ये। जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं, देखिए ये जुमलेबाज पार्टी है, इनके पास कुछ बताने को है नहीं, तो ये गूगल सर्च बता रहे हैं, इस पे चले जाइए। गांव का आदमी कहां जाएगा? गांव में जो मदरसे हैं आप जाइए, देखिए गांव में प्राइमरी स्कूल जो है उसमें टीचर्स नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। ये जो बातें हैं ये हवाई हैं, जमीन पे कुछ नहीं है। चलिए एक और बात, उमा शंकर जी, ईवीएम की कसम खाई जा सकती है कि नहीं? मतलब अगर आप जीते तो ईवीएम दुरुस्त, आप हारे तो ईवीएम खराब, ऐसा होगा?
देखिए, लोकतंत्र में ये बेहद जरूरी है कि जनता को लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बना रहे। कांग्रेस पार्टी ने इतना जरूर कहा है कि 20% जो वीवीपैट हैं उनका मिलान होना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया। क्या लोकतंत्र में जनता के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी संवैधानिक संस्था के अस्तित्व को भरोसे के साथ स्वीकार कर पाए? ये मेरा ये कहना। दूसरा, शिक्षा पर मैं राकेश त्रिपाठी जी को सुन रहा था। राकेश त्रिपाठी जी क्या जनता को बताने का काम करेंगे कि आजादी के बाद शिक्षा का सबसे कम बजट इस बार का रहा और डिफेंस का सबसे कम बजट इस बार का रहा? कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 6% जीडीपी का 6% का बजट शिक्षा का बजट होगा। और उसमें होगा क्या? उसमें जो 1,71,000 से ज्यादा। सर, आपको 65 साल मिले, आपने क्या दिया? सवाल इस बात का है। एक मिनट। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट, हकीकत है बीजेपी ने भी वादा किया था कि स्ट्रक्चर कमेटी और लागू करेंगे, लेकिन कुछ नहीं लागू किया, कुछ नहीं लागू। मुसलमानों को इन्होंने धोखा दिया, कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं। आप दोनों यहाँ खड़े हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप तीनों साथ क्यों नहीं खड़े हैं? नहीं बताइए ना, स्ट्रक्चर कमेटी हम साथ हैं और साथ रहेंगे। किसी यही पर तकलीफ है बीजेपी को, और बीजेपी ने बीजेपी को यही तकलीफ है कि ये साथ क्यों है, कि साथ रह करके इनका किला हम ढहा रहे हैं। राजभर इनके साथ में है, इनके 29 प्रत्याशी खड़े हो गए। हमको गठबंधन बता रहे हैं कि बड़ा खराब है, इनका गठबंधन कहां जा रहा है? ओम प्रकाश राजभर तो 29 प्रत्याशी खड़ा कर दिए, पार्टी से निकाल नहीं पा रहे हैं, हिम्मत नहीं है निकाल दे। अगर इनकी हिम्मत हो तो निकाल दिखाएं, ये 23 तारीख के बाद निकालेंगे। आज लेकिन एक बात तो हुई है अजीज खान साहब और डॉक्टर अजीज साहब और खान साहब कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां गठबंधन करना था, जीती हुई सीट छोड़ के भी गठबंधन किया और कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं कर पाई। मैं उमाशंकर जी को जाना है, मैं बस इनको कर दूं। जी उमा जी, आखिरी बात। देखिए, निश्चित रूप से मैं युवाओं से भी इस बात का अपील करना चाहता हूं कि देखिए, झूठ और जुमले की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। आज जब भारत माता की जय जैसे नारे हमारे युवा लगा रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इन युवाओं को यह जानना चाहिए कि जब अंग्रेज भारत माता की जय कहने पर गोली मार दिया करते थे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। लेकिन आज अगर आप भारत माता के जय का नारा लगा रहे हैं तो मैं आपको निश्चित रूप से साधुवाद देता हूं। चले जय बात सुने मेरी। ओके, मेरी बात सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी बात सुनो। एक शेर मेरी बात सुन लो बस। नाज़रीन, यहाँ मौजूद थे सियासी जंग में। ये आवाम जो है बहुत बेदार हो चुकी है, बहुत जी जाती हुई है हमें। नहीं, सवाल नहीं, चुप। एक मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहती हुई दुनिया को संभालो यारो। बहुत शुक्रिया।